बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को न्यूज़ कैफे में खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज भी कर चुके। आज हम अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। एक उस टॉपिक पे बात होगी जिस हवाले से आप सब भी परेशान हैं और हम सब भी परेशान हैं। हर पाकिस्तानी इस हवाले से परेशान है। महंगाई के बारे में बात करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने जहां अपने बहुत से किए हुए वादे पूरे नहीं किए और ना ही इनसे वो वादे पूरे हो सके, इसी तरह का एक वादा महंगाई के हवाले से भी था। इन्होंने कहा था कि महंगाई जो है वो हम आके ख़त्म करेंगे और महंगाई तब होती है जब हुक्मरान जो है करप्शन करते हैं। तो आपकी अपनी कही हुई बातें इस वक्त बिल्कुल उल्ट हो रही हैं और कुछ अवाम को मुस्तकबिल में भी कुछ खास उम्मीद नजर नहीं आ रही है महंगाई के हवाले से। ठीक है, महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया का मसला हो सकता है और अगर इस वक्त देखा जाए तो भारत में भी महंगाई के हवाले से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एहतजाज वगैरह भी हो रहे हैं। अब जो उनकी अपोजिशन है वो बाहर निकली हुई। कुछ अर्सा पहले ईरान में भी ये मसला था। मगर दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये महंगाई का जिन बेकाबू हुआ, हुकूमतों ने काबू किया, उनके पास कोई ना कोई उसका हल होता है। हमारे पास क्या उसका हल मौजूद है, ये अभी तक कुछ खुल के सामने नहीं आ रहा है। बिजली, गैस, पेट्रोल से काम शुरू हुआ है, बिजली, गैस और हर चीज इस्तेमाल की महंगी होती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त हम जो एक ज़राई मुल्क हैं, हमारे पास आटा, वो उसकी कमी जो है उसका बहरान हमें सामने नजर आना शुरू हो गया है और 25 रुपए किलो बिकने वाला आटा जो है इस वक्त मुख्तलिफ जगहों में पाकिस्तान में 70 रुपए और 80 रुपए तक किलो भी मिल रहा है। पंजाब में आटे की जो है वो कमी वाज़े तौर पे सामने आ चुकी है। कोयटा में लोग जो हैं वो उनसे ये बुरहान बर्दाश्त नहीं हुआ और वो प्रेस क्लब तक पहुंच गए, उन्होंने जाके एहतजाज भी किए। तो क्या एक ज़राई मुल्क में आटे की कमी हो सकती है? मतलब कि एक ज़राई मुल्क में टमाटर की कमी हो सकती है? मतलब हम किस डगर पे जा रहे हैं? क्या हमारे पास चीज़ों के सॉल्यूशंस मौजूद हैं? अगर मौजूद हैं तो फिर ये इस तरह के मामलात क्यों हैं, और अगर नहीं है तो फिर क्यों मौजूद नहीं? जब ये सारा कुछ मतलब इन सारी चीजों का हल मौजूद नहीं था तो फिर वो वादे और वो बातें क्यों थी? हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक इसकी बेहतरी के अमकानात मुमकिन है। सबसे पहले तारुफ करवाऊंगा, मेरे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनाब नदीम मौलवी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम। माशाल्लाह। मेरे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सियासतदान हैं, अमानुल्लाह खान साहब। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। नदीम भाई, ये क्या सूरत हाल है? अब देखें ना, अखबार के बारे में आपको बताता हूँ। इस वक्त अखबार में जो वाज़े तौर पे जो बड़ी सुर्खी है वह हुकूमत बता रही है हुकूमत को मसाइल का सामना है। ये डे फर्स्ट से बता रही है। या तो पता नहीं इनकी बात को कोई मान नहीं रहा, या पता नहीं ये लोगों को यकीन दिलाने में नाकाम हो रहे हैं। फिर कह रहे हैं मेरी तरह मलेशिया के महातीर मोहम्मद की राह में भी माफिया हायल हुआ जिसने कर्ज की दलदल में धंसा कर दिवालिया कर दिया। तो ये एक तरफ तो फिर ये इशारा उन्हीं लोगों की तरफ है जो हुकूमत चलाने नहीं दे रहे। क्या ऐसी कोई सूरत हाल है? फिर ये भी बताइएगा कि मुल्क भर में आटे का बहरान शदीद, मुख्तलिफ ममालिक से 3 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। हम एक ज़राई मुल्क है। पहले आपकी जो इंट्रोडक्शन में आपने जो बात कही थी बहुत सुलह सच है कि तमाम दुनिया में महंगाई होती है पर उस महंगाई के जिन पे काबू आ जाते हैं। और इसकी मिसाल ये अगर आप ले लें कि जो रिसेशन है दुनिया भर में हुआ था पहले भी, तो जितनी भी रिसेशंस आए हैं वो 10 महीने या मैक्सिमम 16 महीने के अंदर वो रिसेशंस ख़त्म हो गए। उसके लिए इकोनॉमिक प्लान्स बनते हैं, इकोनॉमिस्ट बैठते हैं और बाकायदा उसके ऊपर वर्किंग करती है। अब आइए पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान और पीटीआई की 16 महीने के अंदर हम ये रिसेशन कह लें, गुर्बत कह लें, महंगाई कर दें, परेशानी कर दें, इसका हल हम क्यों नहीं कर पाए? उसकी वजह यह कि हमने अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं किया प्रॉब्लम्स को। हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आती है तो वही बात है, जैसे बारिश आती है तो हम छतरी ढूंढ रहे होते हैं, पहले से हमने कोई इंतजामात नहीं किए होते। आपने बड़ा अच्छी बात कही, कभी टमाटर का मसला, कभी आपको पानी का मसला आएगा,
कभी आपको आटे का मसला आएगा, और इसी तरह मसले मसाइल बढ़ते जाएंगे। 3 महीने बाद जब रमज़ान आएगा, फिर रमज़ानों में मसला आएगा महंगाई का, फिर बजट आएगा, बजट, क्योंकि हम इकोनॉमिक प्लान होता है, हर इकोनॉमिस्ट जो होता है वो इकोनॉमिक प्लान बनाता है 5 साल का, 10 साल का। हमारे पास अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है किसी भी मीडिया के अंदर अभी तक कोई इकोनॉमिक प्लान हमारे मिनिस्टर साहब ने नहीं दिया है। इकोनॉमिक प्लान में ये होता है कि वो बताया जाता है कि जी इस रिसोर्सेज, जो हम बात करते हैं ना इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है जो बच्चों को पढ़ाते हैं कि जिस रिसोर्सेज जो आपके पास है, यानी जो चीजें आपके पास है उसके अंदर आप किस तरह से अपनी कारकर्दगी करेंगे, किस तरह से डिमांड आएगी, किस तरह से सप्लाई होगा, किस तरह से प्रोडक्शन होगी, मनी फ्लो किस तरह से, पैसा किस तरह से घूमेगा, और ये सारी एक चेन होती है इकोनॉमिक्स की। तो ये ऐसा नहीं है कि जी आज आपने कहा कि आटे का बुरहान आ गया है और कल आपने कहा जी रेमेडी हो गई है, फिर परसों, फिर आप देख रहे हैं जैसे मुल्क के हालात होते, कभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये फिर ये बात ये कही जाती है कि मसले का हल। देखिए मसले का हल आता है प्लानिंग से। प्लानिंग उसी वक्त होगी जब आप आइडेंटिफाई तो करें। अब आइडेंटिफाई करने के बाद कौन कौन से सेक्टर, सबसे पहले इकोनॉमिक्स में ये बोला जाता है, बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और दुनिया भर में इसको प्रैक्टिकली भी करते हैं कि जी जहां सूद ज्यादा होगा वहां पे जो है ना महंगाई बढ़ेगी। ओके। उसकी वजह यह है फहीम के जितनी भी जो सनतें हैं इनको पैसा चाहिए होता है बढ़ाने के लिए, अपने काम के लिए। तो ये जब सूद ज्यादा देंगे तो जाहिर है उनकी जो प्रोडक्ट होती है, एक अगर आप समझ ले कुछ भी, आप बिस्किट भी खरीदते हैं ना, तो वो बिस्किट की फैक्ट्री अगर लोन लेती है 13%, 14% या 16% पे, तो वो बिस्किट की जो कीमत बिस्किट बना रहे होते हैं उसके अंदर 16% ऐड करते हैं, क्योंकि वो सूद उनको देना पड़ता है। तो ये जिस तरह से आप महंगाई होगी उस तरह से खरीदारी कम होगी। जब खरीदारी कम होती है तो वो चीजें वहीं रैक पे, दुकानों पे पड़े रह जाते हैं, और जब पड़े रह जाते हैं तो फैक्ट्री मालिकान को नुकसान होता है, दुकानदार को नुकसान होता है, और सबसे बड़ी बात कि हुकूमत को टैक्स का नुकसान होता है। सही सही सही। इस बारे में मजीद आगे बात करते हैं। अमानुल्लाह खान साहब, आप क्या राय रखते हैं ये महंगाई के हवाले से? हम एक ज़रई मुल्क हैं और एक ज़रई मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है, मगर ये वो मसाइल नहीं है कि जिनको हमें, जो हमें देखने थे कि जनाब आटा ही, यहाँ पे गंदम ही हमारे पास कम पड़ गई। एक तरफ हम जो है वो दूसरे ममालिक को गंदम दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो अपने पास गंदम नहीं। तो फायदा है ऐसी चीजें बाहर भेजने का, अगर आपके पास नहीं है, अपना पेट खाली है, दूसरे को आपने भेज दिया है, और लाइक ये क्या मिसालें हम कायम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपने जो आज बात की है, आज मेरा ख्याल है 22 करोड़ आवाम का यही मेन मसला है। मैं ये समझता हूँ, और आज कहने पर मुझे हक बजाने हूँ, और जितने मेरे ख्याल से मेरे सुनने वाले हैं वो यही इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तानियों का आज मसला करप्शन नहीं है। पाकिस्तानियों का मसला जो है ये अमीरों का मसला है करप्शन। गरीब का मसला महंगाई और बेरोजगारी है। जिस दर्ज पे पहुंचाया है उस पर हमारे प्लानिंग डिवीजन ने इनको बाकायदा रिपोर्ट किया था सितंबर अक्टूबर में कि जनवरी में बुरहान आटे का शदीद हो जाएगा। इन्होंने मिस कैलकुलेट किया, तवज्जो नहीं दी, हुकूमत को वार्न किया प्लानिंग डिवीजन ने कि ये चीज़ बुरहान आने वाला है। इसके बावजूद हुआ क्या? अगर आप देखें तो 2016-17 में 26 मिलियन टन की प्रोडक्शन थी, प्रोड्यूस हुआ, पैदावार जो थी 26 मिलियन टन की थी। 17-18 में ये पैदावार 25 मिलियन टन थी। पाकिस्तान को अपने ज़राए से जो स्ट्रेटेजिक जो है वो 2 लाख टन पर मंथ रखना पड़ती है। 2 मिलियन टन की पाकिस्तान की व्हीट की रिक्वायरमेंट है। इस हिसाब से 24 मिलियन टन सालाना बनती है। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25.196 मिलियन टन पैदा होगा, वो पैदा हुई 25.07 मिलियन टन, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल आया। शॉर्टफॉल आने और उनको पता था कि शॉर्टफॉल आने वाला है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने 4 लाख टन गंदम को एक्सपोर्ट की इजाजत दी, जिसकी और बजाय 4 लाख के 6,40,000 टन चली गई। ये इतना बड़ा इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है जिससे पूरे पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ा। मैदे और सूजी की आड़ में जो अफगानिस्तान जा रहा है, आज भी आटा स्मगल हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ये हुकूमत का काम है
रियासत का काम है कि लोगों के सूरत हाल आज ये हो गया है कि 70 रुपए किलो में कराची में, सिंध में आटा बिक रहा है, 85 से 90 रुपए किलो लाहौर में बिक रहा है। लाहौर के अंदर 85 से 90 रुपए, जाके 4 ट्रक खड़े जिसका कर जो दिए। दाव लग रहा है, जिसने जितना स्टॉक पड़ा हुआ है जिसके पास। अब आप कह रहे हैं हुकूमत की जी माफी कितनी, मुझे समझ में नहीं आता कि कहते हैं जी रियल एस्टेट के माफिया ने वो गंदुम खरीद ली। तो ऐसे पागल क्यों हैं? यानी बिला तुके की बातें। ऑलरेडी रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तबाहाल हो चुकी है, उस पर आप उन पे नमक पाशी करते हैं और कहते हैं जनाब उन्होंने ये पैसा नहीं, वो इसके क्या अंदर लगा ये दिया। बयान बाकी आया कि ये कहा जा रहा है कि मसनूई बहरान है। देखिए, क्या आपको मुस्लिम- लगता है ये मसनूई बहरान नहीं है ना, प्लानिंग दी थी उनको, बताया प्लानिंग डिवीजन ने बताया। आपकी नजर में 1% भी मसनूई बहरान नहीं हो सकता ये बिल्कुल नाहेली है। नाहेली के ज़मरे में आता है कि हुकूमत को जब ये इंफॉर्मेशन थी कि इस तरह कर, आपने क्यों नहीं सही कैलकुलेट, 4 लाख टन की आप इजाजत दी, 6,40,000 टन कैसे चला गया? सूजी और मैदा जो है अफगानिस्तान जा रहा है, उसका कोई आपको ख्याल नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं ना, मैं आप ये बताएं कि महंगाई का क्या सूरत हाल है, बेरोजगारी। अभी मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, बेरोजगारी जो है इस हद तक बढ़ी है कि एक बंदा सुबह नवीद नामी बंदे ने अपने पे पेट्रोल छिड़क कर और आग लगा दी। उसके 3 बच्चे थे, 2 दिन से भूखे थे, कल रात को उसने अपने पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। जिम्मेदार कौन है? कहा तो यही जाता है कि मदीने की रियासत अगर दरिया फरात के किनारे पर अगर कुत्ता भी भूखा मरेगा तो उसका भी हिसाब हुक्मरान से होगा। तो फिर आज क्या हो रहा है? लोग खुद का क्या नहीं कर रहे? ऐसे सूरत हाल में पूरा पाकिस्तान रो रहा है। मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक घर में अगर 4 बच्चे हों, एक मियाँ बीवी हुई हों, अगर वो खाली 10 औंस वाली रोटी खाएं, आज वो कहते हैं हमने 8 औंस की रोटी पर 12 रुपए कर दी। भाई मिनिमम 10 से 12 औंस रोटी होती है। अगर आप 6 रोटियां, 2 रोटी वो खाता है, एक दोपहर में, 2 रात में और एक सुबह खा ले, तो इस हिसाब से 14,500 रुपए की रोटियां बनती हैं। और पानी से भिगो के खाए, उसके न दाल, न आटा, न गोश्त, न घी, न तेल, न दूध, किसी चीज की नहीं, पानी से भोगो के ये 6 बंदों का कुंबा अगर रोटी खाएगा तो 15,000 बनते हैं। तो तनख्वाह 12,000 रुपए है, तो आपको तनख्वाह 12,000 है। सही है। तो ये आज से 2 साल पहले कितना था? ये 14,500 की बजाय कितनी, कोई 12,000 की रोटियां खा रहे थे लोग? उस वक्त जो लोग थे, आप देखे ना, 13 रुपए किलो की गंदम थी। अच्छा। और वो आटा जो बिक रहा था वो 21-22 रुपए में जाके बिकता था। तो रोटी जो है 5-6 रुपए की रोटी चलती थी। लेकिन आज जो रोटी जो है 15 रुपए की रोटी आ रही है, अगर 10 औंस वाली रोटी हो। और यहाँ ये कहा जाता है, अफसोस की बात है, मिनिस्टर मजाक उड़ाते हैं, उनके घरों में तो बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाला बयान था कि नवंबर दिसंबर में रोटी ज्यादा खाते हैं। शर्म नहीं आती इनको? कहते हैं कि नवंबर दिसंबर में रोटियां ज्यादा खा रहे हैं, और इतनी बेशर्मी है तो कहते हैं जी रोटी खाना कम कर दें। साहब एक ब्रेक ले लूँ मैं, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। दोस्तों से जो है वो ऐसे हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप दोस्तों कॉल भी शामिल करेंगे वक्फे के बाद, तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। कि मतलब हर आने वाले दिन के साथ लोगों को महंगाई का सामना है और मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। तो आखिर ये क्या है और कब तक ये सारा मामला इसी तरह चलता रहेगा? क्या हुकूमत के पास कुछ प्लान मौजूद है? अभी ये जो आटे वाला जो मसला बना है, इस हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आए। कुछ हमने प्रोग्राम के आगाज में शेयर किए, कुछ मेहमानों ने बात की, और एक और बयान में वो सामने लाना चाहूँगा। हुकूमत ने हस्बे मामूल सारी जिम्मेदारी इसकी मीडिया पे डाल दी है, और ये कहा गया है, फरदोश आशिक अवान साहिबा का ये कहना है कि सिंध हुकूमत का ये हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। मतलब इन सारे मामलात में मीडिया का क्या कसूर है? मीडिया क्या आप लोगों की अपनी बातें भी आपको याद ना कराए? और मतलब क्या हमारा इतना भी हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये आपने जो काम किया ये गलत किया है? क्या आप लोगों के काम गलत नहीं हो सकते? हुकूमत से कोई गलत फैसले नहीं हो सकते? और मेरा ख्याल है कि अगर अपोजिशन का भी सिर्फ और सिर्फ अगर ब्राइटर साइड पे देखा जाए तो अपोजिशन का भी टोटली यही काम होता है कि जहां हुकूमत कोई गलत काम कर रही है उसको टोके के एक्सक्यूज मी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह नहीं, इस तरह करें। तो मतलब ये एक तरीकाकार होता है। मगर हमारे यहाँ अपोजिशन जो है उसका भी 100% जो इरादा जो है यही होता है कि किसी भी तरह
कोई हुकूमत अगर अपने पाँव पे खड़ी हो रही है तो फौरन कोई ऐसा प्लान किया जाए कि ये दोबारा से अपने पाँव पर खड़ी ना हो सके और नीचे गिर जाए। तो खैर हमारे यहाँ कुछ मामलात अलग हैं, अवाम भी इसको जो है वो उन्हें सिर्फ जिंदगी में एक ही काम आता है हम लोगों को भी, तनकीद करना। आज हम अपने मेहमानों से बात करते हैं, जानते हैं कोई हल भी होगा, कुछ उस हल के बारे में बात करेंगे, किस तरह चीजों को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। सर आप नदीम साहब जी, ये आटे वाला जो, अगर तो हुकूमत ये कह रही है कि ये सारा सिंध हुकूमत ने प्लान किया हुआ है, इससे पहले वो डॉलर्स महंगे हो रहे थे, उसके ऊपर भी ये बात की जा रही थी कि ये जो लोग अभी हुकूमतों से निकले हैं उन्होंने जानबूझ के वो क्या कहते हैं डॉलर्स खरीदे हैं, और डॉलर्स खरीद के वो स्टॉक एक्सचेंज का भी सारा जितना कुछ है सारा कुछ मसनूई चल रहा है। अगर मसनूई तौर पे चीजें खराब की जा सकती हैं तो क्या सही नहीं की जा सकती? जी बिल्कुल सही की जा सकती है। और मैं आपको बताऊं, जैसे आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जैसी कंपनी के आपने देखे होंगे अनाउंसमेंट्स आती है, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती है हर 3 माह बाद, तो उसमें आपको पता लग जाता है कि कंपनी ने कितनी कारकर्दगी की है। अब आना शुरू हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, और वो कहते हैं रिफ्लेक्शन है आपकी इकोनॉमी की। जाहिर है जब अगर कंपनी चल रही है प्रॉफिट में, इसका मतलब यह है कि मुल्क की माशी हालत बेहतर हो रही है। तो और सेंटिमेंट्स के हिसाब से आप देखेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर चला जाता है, पर जैसी जब रिजल्ट आता है वो फौरन जो है वो मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाता है और स्टॉक मार्केट नीचे आती है, और लोग कहते हैं क्या हो गया। बात क्या आ गई आटे के बहरान की। आटे के बहरान कोई पहली दफा नहीं हुआ है, अक्सर होता रहता है, पर उसको तरीके से हैंडल किया जाता है। अफगानिस्तान का जो आटा यहाँ से पाकिस्तान से जाता है कोई पहली दफा नहीं जा रहा है, कई सालों से जा रहा है। अब यह बात है कि यहाँ पे जो आपके जो हुकूमत में बैठे हैं, अगर उनको ना पता हो तो वो अलग बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर से किसी इकोनॉमिस्ट को लाते हैं, उससे ये बातें नहीं पता होती है जो मुझे और आपको पता है। वो ही बातें वो कैलकुलेट कर रहा होता है जो उसे लिख के दिया जा रहा है। जैसे कि ऐसे कुछ अरसे पहले 17 रुपए का टमाटर था, तो वो 17 रुपए के हिसाब से अपनी वो प्लानिंग बनाएंगे ना जी। तो क्यों? क्योंकि उनको बताया नहीं जा रहा होता। अच्छा, दूसरी बात यह कि आप जब बात कर रहे हैं महंगाई की, तो देखें बात हम आते हैं कि किसान जब खाद खरीदता है ना, खाद खरीदता है, स्प्रे खरीदता है, ये सारी चीजें कीमतें बढ़ते जाती है। उसके बाद आप कहते हैं कि जी बिजली महंगी कर दी, तो आटा ये जो गंदम पिसता है तो ज़ाहिर मशीनें जो होती हैं बिजली से चलती है, इसकी महंगाई भी इस आटे में डाली जाती है। फिर आप कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, जो ट्रक आटे को गंदम को लेके जाता है ना, ट्रांसपोर्टेशन, वो भी उस महंगाई को उस आटे में डालता है। तंदूर वाला कहता है गैस महंगी हो गई, तंदूर वाला कहता है। तो ये सारी एक इकोनॉमिक चेंज होती है। फिर हम बात करते हैं किसी एक पे इल्जामात डालने की, तो या हम हुकूमत या करप्शन, अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो मियां नवाज शरीफ के कुल असासे जो इस वक्त मौजूदा तौर पे जो कि इंटरनेट पे हर जगह पे बताए जाते हैं वो 1.9 बिलियन डॉलर, समझ लें 2 बिलियन डॉलर। पर आपकी पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो 100 बिलियन से ऊपर है। तो मतलब अगरचे 2 बिलियन को आप 100 बिलियन से मिलाएं तो कुछ नहीं हुआ, यानी आप उनके सारे असासे भी पकड़ लेंगे फिर भी आप 100 बिलियन के जो कर्जा है वो नहीं लेंगे। तो बात यही है कि आइडेंटिफाई आप करें कि आपकी मईशत और आपका मुल्क का ये 90% जो लोन्स आए हैं ये कैसे आ गए। क्या हमने ओवर एक्सपेंशन किया है ओवर द नाइट? सी पैक के सिलसिले में क्या हमने फौरन जैसे हमने हाईवेज बना ली, मोटरवेज बना ले, ये बना ली, ये सारा अखराजात हमने बढ़ाते गए। जब हम अखराजात बढ़ाते जाएंगे अपनी महदूद जो आमदनी से ज्यादा, तो यही प्रॉब्लम्स आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में और महंगाई। आज आटे का मसला है, कल क्राइम का मसला होगा, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगी। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि महंगाई बढ़ते जाती है, खुदकुशियां होंगी। और महंगाई को काबू करने के लिए सबसे पहली बात मैं दोबारा कहूंगा, जो कि हमारे हदीस में भी है, हमारे मजहब में भी है, कि सूद से दूर भागे। हम सूद की शरह को बढ़ाते जा रहे हैं। जब आप सूद की शरह को बढ़ाते जाएंगे, देखिए बात ये करते हैं हम क्या करें, मजबूर है। सारी दुनिया में देखें कि जो कर्जे हैं सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं लिए हुए, ट्रेड डेफिसिट सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, अमेरिका का भी है। पर उनकी मईशत स्ट्रांग क्यों है?
उनके ऊपर भी कर्जा है। आपको हैरत होगा, अमेरिका भी कर्जा लेता है, ठीक है, चाइना भी लेता है, पर उनकी मईशतें स्ट्रांग है। उसकी वजह यह है कि वो ये देखते हैं कि अवाम अगर आपकी कमा रही होगी तो आप जितना भी कर्जा ले लेना, वो कर्जे के ऊपर आप काबू हासिल कर सकते हैं। आप टैक्स की बात करते हैं, जितनी आमदनी होगी ना उतना आप टैक्स दे सकेंगे। पर जिस इंसान के पास, जैसे अमानुल्लाह साहब ने कहा कि जिस इंसान के पास खाने को नहीं हो तो वो आगे बेहतरी नहीं कर सकते। ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है, ये बेसिकली इसका आइडिया अमेरिका से लिया गया था। वो ये कहते हैं बेरोजगार लोगों को पैसे दो ताकि उनके इतना पैसे दो कि सिर्फ उनका खाना पीना चल सके। जब खाना पीना होगा तो वो काम के बारे में सोचेगा, कारोबार कर सकेगा, मेहनत कर सकेगा, मजदूरी कर सकेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है फ़हीम? यहाँ उस पर भी देखें ना, करप्शन का सामना, और लोगों के जो लोग ये समझते हैं कि हमें पैसे मिल रहे हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, वो बीबी के नाम पे पैसे मिल रहे हैं, तो वोट हम बीबी के अलावा किसी और को कैसे दे सकते हैं? मतलब वो आज भी लोगों के माइंडसेट जो है वो और तरह बने हुए हैं। खैर वो एक अलग मामला है, मगर उसके बावजूद अभी इस करप्शन के बारे में, इससे पहले कि हम मौजूद दूसरी तरफ ले जाएं, देखें करप्शन का निजाम बदलना है। एक करप्ट आदमी को पकड़ के कुछ नहीं होगा। आज 16 महीनों में अगर हमने निजाम बदला होता ना, देखिए आज अगर आप कह रहे हैं ना नवाज शरीफ है, कल दूसरा कोई नवाज शरीफ पैदा हो जाएगा, फिर तीसरा होगा, क्योंकि हमने निजाम को नहीं बदला है। हम निजाम को जब तक करप्शन के बदलेंगे नहीं ना, जो पार्लियामेंट में जो लॉज पास होते हैं जो कि आपको करप्शन करने ही ना दे, हमने लॉज को चेंज करना है ताकि कोई और जो भी हुक्मरान आएगा तो वो करप्शन ना कर सके। तब जाके आपकी ये महंगाई कंट्रोल होगी, आपका करप्शन कंट्रोल होगा। और इस सब के लिए आपको जितने भी टॉक शोज आते हैं, ठीक है, आपके पास तकरीबन 30 से ऊपर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, आप ये बताएं कि कौन सा मिनिस्टर अपने शोबे के मुतालिक बात करता है टॉक शो के अंदर? नहीं। कोई ये नहीं कहेगा जी मैं पानी की मिनिस्ट्री मेरे पास है, आइए मुझसे पानी के सवालात करें। वो ये क्या कहेगा, जी नवाज शरीफ ऐसा है, इमरान खान ऐसा। मुल्क में आप जो प्रोफेशनल है, आप डॉक्टर है, तो आप डॉक्टर के बारे में बात करें ना। सही सही। अच्छा अमान साहब, हुकूमत के जितने भी नुमाइंदे हैं जो अलग अलग जगहों पे मतलब अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और सबके स्टेटमेंट्स अलग अलग है। कोई कह रहा है जनाब मीडिया की वजह से हुआ, कोई कह रहा है सिंध सरकार की वजह से हुआ, कोई कह रहा है वो प्रॉपर्टी वाले जो थे उन लोगों ने पैसे यहाँ फंसा दिए, एक साहब कह रहे हैं कि जनाब नवंबर दिसंबर में रोटियां ज्यादा खाई जाती। मतलब इन सारों की बातें आपस में मिलती ही नहीं है। तो क्या बात जो असल रीजन है वो किसी को पता भी है, या मतलब अपने अपने अंदाजे के तहत सारे मीडिया सिर्फ मीडिया की बात का जवाब देने के लिए बयान देना फर्ज समझा हुआ है इन्होंने? बिल्कुल इन्होंने सही बात कही कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वज़रा हैं, वो अपनी मिनिस्ट्रीज के बारे में तो कोई बात नहीं करते। जो भी आता है वो बात करता है दूसरों, और यही रोना मचा हुआ है 1.5 साल से कि पिछले खा गए। भाई अगर आज उस दौर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी ले आते तो जो सूरत हाल उस वक्त थी 47 में, वही सूरत हाल। कर्जे लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुद आप लोग कह रहे हैं कि कर्जे अमेरिका भी लेता है, चाइना भी लेता है, दुनिया भर के सारे मुल्क कर्जा लेते हैं। लेकिन एक सिस्टम है, ये नहीं है कि एक गया तो आप उसकी अभी 1.5 साल से सवाए इसके कि आपके पास आप यही रोते रहे कि यार नवाज शरीफ खा गया, जरदारी खा गया। आवाम को तो ये चाहिए कि मुझे करप्शन से कोई वास्ता नहीं, मुझे तो आज 2 वक्त की रोटी के डाले पड़े हुए, मेरे बच्चों को फीस का मामला है, हॉस्पिटल्स की हुआ क्या है, ये तबकाती, हमें तबकात में तकसीम, पहले तो मैं तबकात में तकसीम किया। किसने किया? ये एलीट क्लास की बात है। एलीट, अभी मैं पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक जो सूरत मौजूदा बात, ये मौजूदा अभी इसी दौर की बात कर रहा हूँ। अब तबकात अभी खुद कहेंगे, पहले हमें शिया सुन्नी पे तकसीम किया, ये सुन्नी है, ये शिया है, पहले हदीस है, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, इस पर तकसीम कर दिया। उसके बाद फिर पंजाबी, पठान, महाजिर, सिंधी, ये कौम को तकसीम किया गया। अगर ये तकसीम ऐसी होती है ना कि ये एक करोड़पति है, ये अरबपति हो गया, ये करोड़पति हो गया, ये लखपतिया है, तो ये बड़ी कम क्लास है जो लेस देन 1% है। तो इसका नतीजा क्या निकलता कि आपको सामने आ जाता। तो उन्होंने बड़ी तरीके से इस पूरी कौम को तकसीम कर दिया मजहबी व नफरत। ये जो एलीट क्लास है, जो 1% कम है, बताए ना, जो आज हुक्मरान है, और इससे पहले जो हुक्मरान है पीटीआई वाले नहीं, हुक्मरान इनमें हुक्मरान सियासी पार्टियां की बात कर रहे हैं। 80% वही लोग हैं जो गुज़िश्ता उनके बाप दादा परदादा से 72 साल से इस मुल्क पर हुकूमत करते आ रहे हैं। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल
वाली पॉलिसी इख्तियार की और आप इसको माने। आप अपने बच्चों को सियासतदान बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? मुझसे कोई बुराई है अगर वो आपको बनना चाहें? तैयारी की हुई है। लेकिन देखें बात ये है, हम एक छोटी सी बात बताते हैं। आज सियासतदान का माने क्या है? झूठा, बेईमान। आप किसी को कहते हैं ना, किसी कोई मीटिंग कर रहे हैं, किसी कह मेरे साथ सियासत ना खेलो, मतलब आप उसको ये बजाय सियासत एक इबादत है, लेकिन आज वो सिंबल ऑफ करप्शन बन गया है, तो वो सिंबल ऑफ खौफ बन गया है कि ये लुटेरा है, ये झूठा है। तो जितना बड़ा सियासतदान है वो उतना बड़ा झूठ बोलता है। ये मुल्क में अवाम के सामने एक मैसेज चला गया है कि अवाम सियासतदान को का जो इमेज है वो टोटली एक बड़ा खराब इमेज पड़ रहा है लोगों पे, और लोग ये कहते हैं कि यार ये जो है ये तो सियासतदान है, या आप मेरे से सियासत ना करो, या मुझे झूठ ना बोलो, मुझे जो है ना आप जो है मुझसे फराड ना करो। तो ये सिलसिला चल दिख रहा है। सर कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, मैं शेख आबिद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। शेख आबिद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे जनाब? मैं कहूँगा जब तक खूह से चूहा नहीं निकालेंगे ना, मतलब पानी मतलब निकालने रहेंगे, जब तक हमारे हुक्मरान है ना, जब तक इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चलेगी। इसी वजह से ये अभी इमरान खान के साथ लोग दुश्मनी कर रहे हैं, दुश्मन साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इमरान भाई को पता नहीं है लोगों का। जो कहते हैं वो जी, मतलब देखो ना, मतलब उन्होंने फंड दिए, अभी फंड दिया है अपना इमरान खान ने। गलियां बनी हुई गलियां थी, वो गलियां उन्होंने तोड़ दी है, फिर गलियां बनाई उन्होंने। मैंने कहा यार गलियां ना बनाओ, गलियां मतलब सही बनी हुई है, फंड उन्होंने दे दिए। लेकिन मैं कहता हूँ मतलब मुल्क सवारो पहले, मुल्क सवारो पहले, उसके बाद फंड दो इनको। एमएन को फंड नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि वैसे गलियां बना रहे हैं भाई, फिर क्या कर रहे हैं आप? आगे मुल्क किस बहरान में जा रहा है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख आबिद साहब। और वैसे भी जितने एमएनए एमपीएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन लोगों का फिलहाल जो गिला है ना गवर्नमेंट से, वो यही है कि हमें फंड्स नहीं दिए गए। कहा गया था, वादे किए थे, फंड्स तो मिले ही नहीं हमें। तो ये तो बेसिकली इशू तो है ही है। सर शॉर्टली अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। आपने कहा कि ये हुकूमत जो है वो नाअहल है, इन लोगों को काम नहीं आता। आपको लगता है कि ये चीजें बेहतर हो सकती हैं आगे जाके? महंगाई पे काबू पाया जा सकता है और अवाम जो है वो जो गिले कर रही है वो उनके गिले खत्म हो सकते हैं? देखिए, अवाम को कोई गिला नहीं है, अवाम को तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, अवाम को गिला नहीं है। ये बहुत बड़ा गिला, ये इसका एक उसको करप्शन से वास्ता नहीं। जैसे खुद मौजूदा हुक्मरानों ने खुद कहा था कि अगर पेट्रोल की जो हुकूमत इस वक्त 67 रुपए पर लीटर पेट्रोल के ऊपर टैक्स चार्ज कर रही है, और ये पूरा पैसा हुकूमत के पास जा रहा है, अगर हुकूमत ये पूरा पैसा जो जिस तरह 67 रुपए पेट्रोल पे हटा दे, टैक्स ना ले और आवाम को रिलीफ दे दे, ये 38 रुपए पर लीटर का पेट्रोल आ जाएगा, जिसकी वजह से क्यों लिया गया टैक्स? देखें बात सुने, वो सारी चीजें अलग है। मुझे शॉर्टली चीजों का वो मुझे बताएं। आपको लगता है कि ये हुकूमत ये कोई बेहतरी कर सकती है? आप ये कह रहे हैं कर सकती है। इन्हें क्या करना चाहिए मुझे वो बताएं। ठीक करें, नियत ठीक करें, नियत तो टैक्सों का निजाम ठीक करें। देखिए, मैं नियत को कह देंगे हमारी नियत ठीक है, अब आप आपके पास कोई दूसरी बात नहीं है करने की। वो कह रहे हैं नियत ठीक है, हम ठीक नियत से काम कर रहे हैं। मुझे बात करने देंगे तो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर दूंगा। 67 रुपए पेट्रोल पर से टैक्स आप हटा लें, ये डायरेक्ट आपकी जेब में जा रहा है। 85 अरब रुपया खाली जो पार्लियामेंट्स में लोग बैठे हैं इनकी तनख्वाहें हैं, इसके अलावा ये टिकट, उनके घरों के खराजात वो अलग है। रही है ना तनख्वाहें, वो तो छोड़ देना ना। ये जो पार्लियामानी लोग बैठे हुए हैं ये सब के सब खरबपति हैं, अरबों रुपए करोड़ों रुपए लगा के आते हैं और तनख्वाहें नहीं चाहिए, अरबों लूट ले, अरबों। इस वक्त अगर खुद कहते हैं कि मुल्क के हालात खराब है, खुद कहते थे वज़ीर आज़म हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, गवर्नर हाउसों को यूनिवर्सिटियों में तब्दील करेंगे, वहाँ के अखराजात तो देखें ना आपने, अखराजात तो कम नहीं की। जिन मुल्कों की आप एग्जाम्पल देते हैं, महातिर मोहम्मद की या इंडोनेशिया की या आप चाइना की या कनाडा की या अमेरिका की, तो वहाँ के हुक्मरान इस तरह नहीं रहते जिस तरह हमारे। वहाँ पे लिटरेसी रेट भी बेहतर है, वहाँ अवाम का जो जहनी सलाहियत है, उनका जो मेयार है वो भी बड़ा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ पे हर शख्स को सियासतदान में सियासत पे कीड़े निकालने हैं, और उसके अलावा उन्हें पता है कि हम सियासत ठीक से नहीं करते, हम करप्शन करते हैं, हम मजहब के मामले में दीन से दूरी है। हर बंदे को पता है ये 2 मसले हैं हमारे, मगर किसी ने अपना बच्चा, कोई नहीं चाहेगा। आप भी टीवी देख रहे हैं, आपके क्या आपने सोचा है कि ये जो छोटा बच्चा है मेरा गुड्डू जो है ये सियासतदान बनेगा, मैं सियासतदान बनाऊंगा, कोशिश करूंगा? नहीं, क्योंकि स्पीड पूरी नहीं है। लोग हमें ऐसे चाहिए, अपने लोग नहीं भेजने। हमने कभी आपने सोचा है कि हमारा बच्चा जो है वो ये इमाम मस्जिद बनेगा या इस्लामिक स्कॉलर बनेगा? हाँ, अगर आप खुद उस घराने से, फिर तो आप चाहेंगे कि हमारा बच्चा बन जाए। अगर आपका उस घराने से कोई ताल्लुक नहीं है तो आपके पास भी कोई हल नहीं है, सिर्फ सिवाय तनकीद के हमारे पास कोई दूसरी बात ही नहीं है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
वालेकुम सलाम सईम अब्बास साहब, यही अर्ज कर रहा हूँ। जनाब आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो। और मैं ये कहना चाहूंगा कि नदीम मौलवी साहब ने जो बात की है ना, वो मैं इससे एग्री करता हूँ, क्योंकि नदीम मौलवी साहब को मैं पहले से सुनता हूँ, दोनों को सुनता, अवानुल्लाह साहब को भी सुनता है, बिल्कुल जेन्युइन बात करें। बात ये देखिए, नदीम मौलवी साहब बड़े पॉजिटिव आदमी है, लेकिन जब उस जैसा शख्स ये पॉइंट आउट कर रहा है तो लोगों को थोड़े से कान, आपने एक बात मीडिया की ना, तो मीडिया का तो अब फहीम भाई थोड़ा बहुत मेरा भी रोज ही ताल्लुक रखता है। बात इतनी कहूंगा कि यही मीडिया था जिसके बारे में इमरान खान कहते थे, इस मीडिया की सपोर्ट की बुनियाद पे आया हूं। इस मीडिया ने आपको 3-3 घंटे की कवरेज दी, इस मीडिया ने आपको हर अच्छी बात पे सपोर्ट की, लेकिन आप उस वक्त अपोजिशन में थे। आप अगर आज मीडिया आपसे सवाल कर रहा है तो उसका राइट ये बनता है कि आप ही जवाब दें। आज नवाज शरीफ जरदारी जवाब दें, नहीं आप जवाब दें, आप है, तो ये एक लॉजिकल बात है। दूसरी बात ये है कि फहीम भाई देखें, अवाम की आवाज जो है ना नकारे खुदा होती है, और जो अवाम की आवाज नहीं सुनता तो फिर वो उसको फिर मेरे ख्याल से कान कह रहे हैं। मेरा आप जो कह रहे हैं ना कि इसका हल क्या है, मैं उस प्रॉब्लम पे नहीं जा रहा, मैं हल की तरफ आपको बताना चाहता हूँ। हल ये कि राइट मैन ऑन द राइट प्लेस, जो ये मेरिट की बात करते, जो इंसाफ की बात करते थे, ये उसका उलट कर रहे हैं। अब आपने फिरदौस बाजी की बात की, आपने इनकी बात की, शेख रशीद की, आप यकीन करें, आप वो क्लिप चला दें, अगर इसमें मीडिया क्या, इस क्लिप में हामिद मीर के प्रोग्राम में इन्होंने खुद कहा था कि मैं शेख रशीद को चपरासी भी नहीं रखूंगा, और ये चौधरियों के बारे में कहते थे कि पंजाब के डाकू हैं। तो जब आप अपने मफाद के लिए उनको अपने साथ मिला सकते हैं तो फिर आटे की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें ऊपर ही जाएंगी और वो नीचे नहीं आएंगी। जरा सा ये गौर कर लें और उन लोगों से निजात हासिल करें जिन लोगों को आप गालियां देते थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जनाब। किस हद तक बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने कहा। देखिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो रही थी ना, कितना आपने मसले मसाइल पैदा किए। एक उसका हल था, बाजवा साहब को आप डिफेंस मिनिस्टर बनाते। आप मुझे बताएं, बाजवा साहब ज्यादा अच्छे डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं या खटक साहब? बाजवा साहब ने सारी जिंदगी आर्मी में गुजारी है, डिफेंस के बारे में उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं था। आप बिल्कुल आराम से उनकी रिटायरमेंट के वक्त आता, आप उसको कहते जी आप क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जो है ना, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है। तो डिफेंस मिनिस्टर आप उस शख्स को बनाएं जो प्रोफेशनली नंबर 1 हो। यही मसला हमारे तमाम मिनिस्ट्रीज का आ रहा है जी। आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप मुझे लगा देंगे तो मैं क्या करूंगा? मुझे ये बताएं ना, यही हुआ है। मुल्क को तरक्की करना है, मुल्क की मईशत बदलना है, तो ऐसे मसले अब आप क्या करते हैं? नहीं जी, उनको एक्सटेंशन के लिए आपने एक बहुत बड़ा अदालतें ये वो एक दूसरे से लड़े, और इससे क्या होता है कि अवाम के सामने आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे। इदारों को जोड़ के रखें। इदारों को अगर हमने इस तरह से लड़ाई झगड़े करके टॉक शोज में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुछ मिनिस्टर साहब ने, तो ये क्या होता है? मुल्क के लिए बुरी बात है, मईशत के लिए बुरी बात है, बच्चों के लिए बुरी बात है। आज आपने कहा ना कि जी बच्चे जो पॉलिटिशियन बनेंगे, आप क्या समझते हैं बच्चे इन चीजों से इंप्रेस होंगे? नहीं, कौन इंप्रेस हो रहा है? फिर तो बच्चा वही बनेगा ना, मेरा बच्चा तो वही बनेगा जिससे वो इंप्रेस होता है। फिल्म के अंदर हीरो जो होते हैं, पहले जमाने में होते थे ना कि हीरो ने ये काम किया तो बच्चा कहता था मुझे हीरो बनना है। पॉलिटिशियन अगर वो काम करना शुरू कर देंगे। अब आप बात करें जी मईशत के ऊपर, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि मईशत का हल कहां पे आएगा? मईशत का हल आएगा ऊपर से, आपने शुरू करना होगा निजाम से। प्रोफेशनल लोगों को प्रोफेशनल जगह पे आप लेके आए, फिर उनकी बात सुने। लोग, माफी चाहता हूँ कथा कलाम में, अब प्रोफेशनल लोग कहां से लेके आए? ये क्या आपको पता है कोई लोग मौजूद हैं? बाहर मुल्क से नहीं, हाँ, इस मुल्क में आप यकीन करें बेतहाशा प्रोफेशनल है, पर वो किसी न किसी पॉलिटिशियन के रिश्तेदार नहीं है। नहीं, देखें, वो किसी न किसी सियासी पार्टी के साथ उनका ऑलरेडी ताल्लुक होगा, वो अपोजिशन में होंगे, वो अपना बंदा ना तोड़ने देंगे, ना जाने देंगे, ना वो काम करेगा। जब तक कोई भी सियासतदान, एनालिस्ट, तज्जियाकार, जब तक या जज या जो पार्लियामेंट में बैठे हुए जो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचेंगे न्यूट्रल होके, देखिए मैं एक कहां से लाएंगे वो आपको एक शऊर पैदा करना पड़ेगा, वरना आज हम 70 साल क्या 700 सालों बाद भी देखिए, आपको अगर तरक्की करनी है, रेवोल्यूशन लाना है, पीटीआई को किसने वोट दिया? मैंने, आपने, हम सब ने दिया रेवोल्यूशन के लिए। हम रेवोल्यूशन ये चाह रहे थे कि ये चीजें तब्दील आएगी तो गुर्बत खत्म होगा। सही है। सर आप मुझे ये बताएं कि क्या जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह के लोग जो सिर्फ मुल्क के बारे में सोच रहे हो, जिन्हें अपने फील्ड का काम भी आता हो, क्या वो इस वक्त ईवानों में मौजूद हैं ऐसे लोग?
देखिए मतलब वो बेशक वो जिनको अवाम ने जिताया हुआ है, मुंतखब किया हुआ है, या जिनको मुंतखब नहीं किया हुआ, क्या लोग हमारे पास ऐसे मौजूद हैं इस वक्त? आपके पास इस वक्त भी पार्लियामेंट में लोग हैं, यानी कि अगर कोई पार्लियामेंट में डॉक्टर है तो आप उसको मिनिस्ट्री किसकी देंगे? हेल्थ की देंगे। आप इस देखिए, हमने यही सीखा था इकोनॉमिक्स की क्लास में कि आपने अपने रिसोर्सेज के थ्रू आपने अपना इकोनॉमिक प्लान्स बनाना है। तो आपके पास पार्लियामेंट में जो जो लोग हैं ना, देखिए आपको ये करनी है सिलेक्शन। अब हमारी यहाँ मजबूरी ये होता है क्योंकि हुकूमतें कोल्यूशन गवर्नमेंट की बनती है तो हमें ब्लैकमेल हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब भी कि भाई इनको ये वाली हुकूमत चाहिए। यहाँ तो वो होता है फहीम, जैसे कि वो बच्चे के सामने मिठाई का डब्बा रखते हैं ना, तो एक बच्चा कहता है मुझे गुलाब जामुन चाहिए, एक बच्चा कहता है मुझे रसमलाई चाहिए। तो मिनिस्ट्री इसी तरह बांटी जा रही होती है और हर आदमी चाह रहा होता है कि वो ये चीज ले ले जिसमें कोई इंटरेस्ट होगा। हमें ये चाहिए देखने को कि भाई जिसका, जैसे मैंने कहा, और अगर आपने जो कैबिनेट बनाई है 18 लोगों की भी कैबिनेट रही है पिछले अरसे में, पिछली हुकूमतों में, सही है, और 55 लोगों की भी रही है। आपकी तो इस वक्त तकरीबन 30 से 35 मिनिस्टर है, 5 एडवाइजर है, तकरीबन कुल मिला के अगर आपने अपना रखा है 47 लोग हैं। पर इन 47 के अंदर आपको ये चीज देखना है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अब क्या है, सब अच्छा है। जब आप सब अच्छा प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाएंगे तो वो क्या समझेंगे, सब अच्छा जा रहा है। 80% अवाम आपकी गरीब है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब के घर पे टीवी मेरा ख्याल आता है और वो चैनल सारा कुछ यही बोल रहे होते हैं, वो ये भी अवाम की ही आवाज होती है। खैर, थैंक यू सो मच नदीम मौलवी साहब, आप तशरीफ लाए। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं जनाब। मैं हूं फहीम अब्बास और महंगाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई और आवाम की परेशानी के बारे में जो सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है, इस बारे में हम अपने प्रोग्राम न्यूज़ कैफे में बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में अमानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं जो एक सीनियर तजियाकार हैं और उसके साथ साथ सियासत से भी इनका ताल्लुक है। और मुझे अभी भी ज्वाइन किया है सलमा आसिम साहिबा ने, जो तजियाकार हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक, गुड, माशाल्लाह। अच्छा सलमा जी, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत जिस दिन से इक़्तिदार, मतलब ये लोग जिस दिन से इक़्तिदार में आए हैं, इनका ये तासुर है कि हुकूमत को मसाइल का सामना है और जो लोग हुकूमत में इक़्तिदार में इस वक्त नहीं हैं वो इनको काम नहीं करने दे रहे। उनकी पूरी कोशिश है कि इनकी राह में रोड़े अटकाए जाएं, ठीक है, मसाइल पैदा किए जाएं, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है। और इनका कहना यह है, जबकि वो लोग जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है उनका ये कहना है, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग नाअहल हैं, इन्हें काम नहीं करना आता, इन्हें काम करना नहीं आता, इस वजह से जो है हमारा ये बुरा हाल हो रहा है। असल में ये दोनों पार्टियां अलग अलग तासुर जो दे रही हैं, हकीकत क्या है, आप किस नजर से देखती हैं, आपको क्या लगता है? माजरत के साथ जब आप ये कह रहे थे ना, तो मेरे दिल में, जैसे आपको पता है मैं घर की बात करती हूँ, तो ऐसी फीलिंग आई, अम्मी अम्मी देखिए ना भाई मुझे काम नहीं करने दे रहा, कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा मेरे काम पे। हाँ। तो सॉरी, लेकिन एक छोटी सी चीज है, जब गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई थी तो क्या उसको नहीं पता कि ऑपोजिशन क्या काम करती है? उन्हें पता बहुत अच्छी तरह से, हमेशा एक दूसरे की लेग पुलिंग करने की, ये हुकूमत के मामले में नहीं, घर घर के मामले में हमारी आदत है। जो एक कोई इक़्तिदार में आएगा, जो एक किसी नई पोस्ट पे आएगा, हम उसे काम थोड़ी करने देते हैं, ठीक है। और अपनी जितनी कमियां थी हम उसके मत्थे लगाते हैं, उसके सर पे लगाते हैं, ये इनकी वजह से हो रहा है। जब क्वेश्चन आता है ना, आप जब गवर्नमेंट में थे और आप जब इक़्तिदार में थे, जब आपको ये काम करने चाहिए, तब क्या हुआ? तब वो पिछली हुकूमत की तरफ देखते हैं। हमें एक दूसरे पे सिर्फ फिंगर पॉइंट करने का है या अपनी गलतियां दूसरे के सर पे डालने का, अपने काम नहीं करने। इस टाइम भी यही कंडीशन है, जहां हुकूमत मत काम करना चाह रही होगी वहां ये करने नहीं दे रहे। लेकिन बहुत सी जगह ऐसी हैं वो भी थक रहे हैं, बहुत सी जगह ऐसी हुकूमत जहाँ पे हुकूमत भी काम नहीं कर रही। जहाँ अब मुझे एक छोटी सी चीज बताएं, इस टाइम जिस कंडीशन में हमारे मुंह से, हम आवाम है, हम तो किसी की टांग नहीं खींच रहे, हम तो सिर्फ ये शोर मचा रहे हैं, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सारी सर्दियां गुजार दी भाई, गैस भी नहीं थी, ठीक है। और ऊपर से इनकम कहीं नहीं है, खत्म हो गई। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है इस वक्त हम जिस क्राइसिस में से, पैसा आएगा तो चीजें होंगी, अगर चीज नहीं मिल रही उसको महंगे दामों भी तभी खरीदेंगे तो हमारे पास इनकम होगी। आपने तो हमें कहीं भी नहीं छोड़ा, हम तो बिल्कुल एंड पे आके खड़े हो गए हैं। अब आटे का बहरान डाल के दे दिया, बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया जी। पहले घर में 10 रोटियां पकती थी, फिर 5 कर दी, अब 2.5 कर देंगे, कोई बात नहीं, 2 कर देंगे, गुजारा कर लेंगे। तो लेकिन आप भी देखें आप कर क्या रहे हैं।
आपको स्टैंड लेना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, जब आप किसी भी उस पे आते हैं, पोस्ट पे आते हैं, तो लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। तो क्या आप अपना काम करना छोड़ देते हैं? आप अपनी स्ट्रेटेजी गलत कर देते हैं? आपका सोच, आप इतने कमजोर हैं कि आप अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रहे होते हैं। आप अपने मशीरों के साथ बैठ के तो देखें, सबसे पहला काम यह था कि हमारी मईशत बहाल होती, सबसे पहला काम यह होता कि अवाम को इतनी सहूलत मिलती कि वो भरपूर अंदाज में काम करते। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कह सकते हैं। मुझे तो एक ही चीज नजर आती है, टैक्स वो पे करेगा जो कमा रहा होगा, जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे, जो कमाएगा नहीं भाई वो टैक्स कहां से पे करेगा। नहीं, अवाम तो महंगी चीज भी खरीद रही है, और पहली दफा आपके ही मतलब मुताबिक, आपकी हुकूमत की आज़ाद शुमार के मुताबिक अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने टैक्स अदा किया है, और टैक्स अदा करने वाले जो अवाम है उनकी तादाद में इजाफा हुआ है। जब आप हर चीज में आपको इस तरह अवाम जो है वो तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, तो फिर आपके पास मतलब ये कोई ना कोई हल तो होना चाहिए ना चीजों का। हम किस तरह कह सकते हैं कि जनाब हर चीज मसनूई है? मतलब अगर ये सारा कुछ मसनूई बहरान है, तो फिर क्या हुकूमत इतनी कमजोर है कि कोई भी शख्स जो है वो, कोई भी एक ताकत जो है वो मसनूई तरीकाकार से चीजों को जो है ना बदल के रख सकती है, आवाम को और ज्यादा तकलीफ में और आप लोगों को भी और ज्यादा परेशान कर सकती है? खैर, इस हवाले से बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? ओके सर, आप क्या राय रखते हैं अमन साहब इस बारे में कि ये जो अलग अलग तासुर दोनों जगहों से हमें देखने को मिल रहा है, इसमें हकायक क्या है? आपकी राय क्या है? नहीं, आप बिल्कुल, मैं इनकी बात से तायद करता हूं कि देखें, बड़ा सिंपल है कि आपको जब हुकूमत में आप जब आए थे तो आने से पहले आपको पूरा होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए था। ठीक है, विच यू हैव नॉट कंप्लीटेड। उसके बाद आपने राइट मैन फॉर राइट जॉब वो भी आपने नहीं लगाया। साइंस, जैसे आपने देखा, मेडिकल का डॉक्टर जो है वो आपने लगा दिया, मिनिस्टर फॉर आईटी लगा दिया, उसको हेल्थ मिनिस्ट्री में लगाना चाहिए था। इसी तरह कई लोग हैं जो नाअहल हैं, उनको आपने मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों में लगा रखा। उसके अलावा आज सुबह मैं देख रहा था कि एक वजीर ने एक अंडरटेकिंग दी जिसमें उसने कहा कि मैं डबल शहरी नहीं हूं, मेरे पास दोहरी शहरियत नहीं है। वो देखें, वो आज वो वफाकी वजीर है। इस तरह कई वज़रा हैं जो उन्होंने जाली डिग्रियां पेश की, जो उन्होंने झूठ बोले, जो करप्ट लोग थे हमारे हुकूमती इदारों में, हुकूमत में, वो इर्द गिर्द उनके बैठे हुए हैं। उन पे कोई किसी किस्म का उन पे कोई ट्रायल नहीं हो रहा, कोई रेफरेंस दाखिल नहीं हो रहा, और वो आराम से हुकूमत में है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहा गया कि अगर एमक्यूएम भी हुकूमत से निकल गई तो फौरी तौर पे उनको भी जेलों का सामना करना, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। ये चीज नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यूट्रल होकर पाकिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए थी, जो बनने के बजाय आप देख लें कि हर तरफ रिश्वत का बाजार गर्म है, हर तरफ बेईमानी है। आप थाने से लेकर कोर्ट कचहरी से लेकर किसी भी जगह चले जाए, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता। छोटी सी बात पे अपनी एफआईआर कटा ले, जायज एफआईआर कटा ले, 50,000 से लाख रुपए वो मांग देते हैं, वरना एफआईआर कटने का सवाल नहीं पैदा होता। एक मामूली जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट है। तो सर मान साहब, करप्शन जो है वो क्या सिर्फ ये जो कुछ सियासी पार्टियों की क़यादतें हैं यहाँ तक ही महदूद थी? करप्शन तो एक निचली सतह तक हर शख्स करप्शन जिसको मौका मिलता है वो करप्शन कर रहा है। मजबूर कर तो उन लोगों को कौन पकड़ेगा? इन सरकारी मुलाजिमों को कौन पकड़ेगा? ये जो वो केएमसी वाले और वो कंटोनमेंट वाले जो लोग थे, ये जो क्या कहते हैं टैक्स वाले जो लोग हैं, ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, क्या यहाँ पे करप्शन नहीं हो रही? इन लोगों को कौन पकड़ेगा जो आवाम को डायरेक्टली गिरबान पकड़ के करप्शन कर रहे हैं? देखें, आवाम इतनी मजबूर हो चुकी है कि वो जो करप्शन का पैसा है, अगर कोई आदमी काम कराने जाता है कि किसी आप जाते हैं केडीए से या केएमसी से या किसी भी एलडीए से ड्राइंग पास कराने जाते हैं, तो वो वहाँ रिश्वत का बगैर ड्राइंग पास होने वाले नहीं है, रिश्वत का बगैर कंप्लीशन प्लान मिलने वाला नहीं है, रिश्वत के बगैर एफआईआर कटने वाले नहीं है, रिश्वत के बगैर गाड़ी रजिस्टर होने वाली नहीं है। ये करप्शन नहीं है क्या? ये सब करप्शन है। मैं कह रहा हूँ बगैर रिश्वत के वो। तो अब वो इतनी मजबूरी होगी कि उस कॉस्ट को लोगों ने उसमें उसको ऐड कर दिया कि वो मेरी ग्रैंडेड कॉस्ट के अंदर वो प्राइस में ऐड कर दिया। मजबूर हो गए कि 10,000 की चीज है यार, 1,000 रुपया मुझे ऊपर देना है, ये 11,000 की चीज तस्वीर करना शुरू कर दिया। अब ये एक नई चीज आपके सामने आ गई। पूरा माशरा ऊपर से लेकर रिश्वत, ये चीजें ऊपर से खत्म होनी है ना। तो यही कहा गया था मैं, और इसी बुनियाद पे तब्दीली को हमने आपने सबने वोट दिया। नतीजा निकला कि अभी तक तो कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ऊपर से नीचे तक जो सम्राट थे
उसके हुकूमत की या तब्दीली के वो नहीं मिले लोगों को। तो अब नतीजा क्या निकला कि लोग एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे। बड़ा लोगों ने सोचा था कि हम नई हुकूमत आएगी, हमारे मसाइल हल होंगे। लोगों ने इसी बुनियाद पर के ये जो मोरूसी सियासत करते चले आए थे उनसे हमारी जान छूटी। लोगों का परसेप्शन ये था कि जो मोरूसी सियासत थी उसने तबाही और बर्बादी फैलाई और उन्होंने लूट मार की। जैसे हम कहा गया कि 1.92 बिलियन डॉलर के नवाज शरीफ ले गए, कुछ जरदारी साहब ले गए, फला। अब उसको तो लोग भूल गए। लोग कहते हैं भाई उन्होंने की होगी करप्शन, वो करप्शन थी, लेकिन हमें तो 2 वक्त की रोटी मैसर थी, हमें तो रोजगार मिल रहा था, हमारा कारोबार चल रहा था, वो पुराना पाकिस्तानी अच्छा था। अब हमें कारोबार नहीं मिल रहा, हमारा आप जाए ना, रोजाना हर 7 मिनट में एक शहरी लूट रहा है, हर 10 मिनट में एक घर लूट रहा है। डकैती का ये सूरत हाल है। अब जाए 4000 मोबाइल कराची जैसे शहर से और 2500 मोबाइल लाहौर जैसे शहर से लोगों से रोजाना छीना जा रहा है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो मारा मारी है, लोग कत्ल हो रहे हैं, लूटमार में लोगों के पर्स छीने जा रहे हैं, लोगों को गाड़ियां छीनी जा रही हैं, लोगों को मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं। दिन दहाड़े और रात को लोगों को चैन नहीं है। हर पुलिस जो है वो करप्शन में मुलव्वस है। अगर पुलिस एक थाने का जो SHO होता है वो इलाके का बादशाह होता है, उसकी मर्जी का बगैर एक मोटरसाइकिल नहीं छीन सकती। लेकिन वो लगता है कि थाने वाले भी, पुलिस वाले भी इस सारे काम में मुलव्वस हैं। बगैर नहीं है, पुलिस की मिली भगत के बगैर चोरी नहीं हो सकती। ये करप्शन के खात्मे का जो अमल है इसको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा और नीचे लेके आना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जब यहाँ पर पुलिस के अंदर लोग जो थाने जो है ना वो बिकते हैं, थाने बिकते हैं और जितने भी इदारे हैं उसमें लोग जो बड़ी पोस्टर लोग बैठे हुए हैं वो रिश्वत दे के वहां लगते हैं। अपने बॉसेस को, मिनिस्टर्स को, ऊपर तक हर चीज जा रही है, ऊपर से नीचे तक सारा आवा टेढ़ा है। तो यहाँ हमें एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि आवाम को अब ये लगने लगा है क्या मेरी कौम, मेरा मुल्क, हम सब क्या हम रहम के काबिल नहीं है? जिस मुल्क में हुक्मरान लोगों के मसाइल का हल ढूंढने के बजाय लूट मारे में लगे हों तो ये कौम काबिल रहम नहीं है। जिस मुल्क में अदल इंसाफ ना मिल रहा हो तो उस मुल्क में क्या सियासी या माशी इस्तेकाम आ सकता है? ठीक, इन माशी सियासी इस्तेकाम को लाने के लिए जरूरी है कि अवाम को इस एलीट क्लास के खिलाफ मुतहद होना पड़ेगा जिसने 72 साल तक इस मुल्क का खून चूसा है। और आज आम आदमी जो है उसको ना पानी मैसर है, ना उसको रोटी मैसर है, ना उसको गैस मैसर है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कहना चाह रहे हैं कि जो एलीट क्लास है यही करप्ट है, बड़ी करप्ट। और इन्होंने जो, ठीक है, सब ने जो इस एलीट क्लास में जो शमूलियत है वो करप्शन करके ही मिली है सबको, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल। क्या कोई अपनी मेहनत से एलीट क्लास में नहीं जा सकता? मैं मेहनत करके एलीट क्लास में जाना कोई बुरी बात नहीं है। तो एलीट क्लास आप ऐसे बन गए हैं, एलीट क्लास आप ऐसे बन गए, आप लूट के बने, आपने हलाल के पैसे से नहीं। एक एलीट क्लास होता है कि नीचे से ऊपर तक चल जाता है और ईमानदारी से मेहनत करके अपनी एलीट क्लास में आता है। वो उसका ज़हन एक ऐसा आदमी है कि छोटा भी है लेकिन उसका ज़हन फ्यूडल ज़हन है। और वो आप देखें ना, आप 72 सालों में कौन सा नया चेहरा आप लेकर आए हैं? सारे वही 80 to 90% पिछली हुकूमतों में, उससे पिछली हुकूमतों में, मौजूदा हुकूमत में वही लोग शामिल हैं जो खानदान दर खानदान वही लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो ये कब मुमकिन है? जब हम एक यूनाइट होंगे इस एलीट क्लास के खिलाफ। ठीक है। आपने उन पुराने चेहरों के बारे में बात की, इस हवाले से बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम। फहीम भाई, मंजूर लाइफ कोर्ट नजीबुल्लाह हरीपुर से। क्या बात है? मैं अपने स्टाइल में नहीं आया हूँ क्योंकि मैं आज एहतजाज कर रहा हूँ जनाब। ठीक है, क्योंकि जो मौजू आप लेकर आए हैं बहुत प्यारा है, बहुत जबरदस्त है, आपको सलूट है। जो सर बातें कर रहे हैं, मेरा इनको सलाम, मैडम को सलाम कि जी यहाँ आए हैं। और जो बात आम तक मैं जब सर बातें कर रहे हैं जितनी भी, मैं इनसे एग्री भी करता हूँ और एग्री करने के बाद मैं आगे से इनके खिलाफ ही हूँ। क्योंकि करप्शन तो जनाब शुरू दिन से चली आ रही है। पहले 100 रुपए की करप्शन थी, अब लाख रुपए की है, और जब लाख की हुई है तो 10 लाख पे चली जाएगी। आते हैं महंगाई पे। अब वो दौर नहीं रहा कि आप बैठ के बातें करेंगे, बैठ के सोल्यूशन के लिए जाएंगे। हमने सोल्यूशन के लिए बाहर रोड पे निकलना है। खुदा की कसम, मैं 850 रुपए का थैला KPK में लिया है और अब 1250 रुपए का है। ठीक है, बात जितनी भी आप करें वो मैं, बल्कि मिल भी नहीं रहा। मिलने की बात, मैं घर में 2 बच्चे, एक बबलू, एक मेरी बेटी, मेरी बीवी और मैं हूँ। ठीक है, और जो 20 किलो का तोड़ा था वो 15 किलो पे आ गया।
ठीक है, अब हालात महंगाई का वो हो गए। मैं कहता हूँ हमको सड़कों पे आना है और आकर इनका गला पकड़ना है, और अगर हम नहीं आए तो वो लोग आएंगे जो क्रिमिनल है, वो आएंगे जो लूटेंगे। और सीएनजी की बात करें, जब लाइनों में खड़े रहते हैं सीएनजी खत्म हो जाती है, लाइनें लगी रहती है सारा सारा रात, सर्दियों में लोग खड़े हुए हैं। मेरे यहाँ आए, आपको बताऊं, केपीके में आए, पंजाब में आए, जो हालत है, एक टैक्सी ड्राइवर 200 रुपए कमा रहा है, वो आटा कहाँ से लेके जाएगा? वो सीएनजी नहीं भरवा सकता। खुदा के वास्ते कुछ करें, कुछ करें, कुछ करें, मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। देखें, ये है अवाम की आवाज। अवाम जो है वो इस कदर परेशान है। और अभी ईमान साहब बात कर रहे थे कि वही चेहरे जो पहले थे, हमें वही चेहरे अब भी देखने को मिल रहे हैं। आपने तब्दीली के नाम पे पुराने लोगों को जितना मर्जी बुरा भला कह के फिर आपने वही लोग इकट्ठे कर लिए। मुझे आप ये बताइए कि अगर ये सारे लोग नाअहल हैं तो आप एक लम्हे के लिए मुझे देखें कि फर्ज करें कि ये सारे चेहरे जो है ना इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है, जरा मुझे अहल चेहरे जो हैं वो बताएं कि इनकी जगह वजीर आजम जो हैं वो इनको होना चाहिए तो मुल्क का नसीब बदल जाएगा। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब, या अपना ये बिलावल साहब, फजलुर रहमान साहब, ये अपना वो जो हमारे मौलाना साहब हैं वो वही वाले, हाँ हाँ, तो खादिम रिजवी साहब, यस। तो ये मतलब किसको हम इस जो रॉयल सीट है इस पे बिठाएं और ये जनाब ऐसे करके मुल्क का नसीब बदल दे। जरा मुझे वो कास्टिंग करके दिखाएं। अमान साहब के ज़हन में आइडिया लोग होंगे। अमान साहब तुझे लोग दसो जरा मिला, आप मुझे बताएं कि सदर जो है वो आरिफ अलवी साहब इस वक्त नहीं है, ठीक है? मुझे बताएं सदर के लिए बेहतरीन ऑप्शन आपकी नजर में अपने अलावा बताइएगा, और वजीर आजम जो है वो भी बताइएगा अपने अलावा, कि आप बताएं कि दुनिया इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में ये लोग मौजूद है, अगर ये हो तो मुल्क का नसीब बदल जाए। शॉर्टली बताइएगा, इनसे मैंने सवाल करना है। याद रखिए कि इस 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से जो लोग गए जिन्होंने मिडिल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप और कनाडा में झंडे गाड़े हैं अपनी सलाहियतों के, इस कौम के अंदर बड़ा टैलेंट मौजूद है, दिमाग से निकालते हैं। 2-3 नाम बता देना ताकि पता चले, आसान होगा। पहले बात तो करने दें, ये पहले आप तस्लीम तो कर लें कि इन्हीं पाकिस्तानियों ने मेडिसिन की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, अकाउंटेंसी की फील्ड में, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मिडिल ईस्ट के अंदर झंडे गाड़े हैं। हमें सियासत की फील्ड में चाहिए लोग, बताएं मुझे। आपके बात तो पहले बात, सियासत भी वही लोग करेंगे जो पहले वेलफेयर का काम जानते हैं। इन्हीं वेलफेयर में पाकिस्तानी बहुत आगे हैं, बहुत काम किया उन्होंने वेलफेयर के अंदर भी। आप वेलफेयर के हिसाब से काम अच्छा कर रहे हैं सर। माज़रत, एक जुमला वेलफेयर के हिसाब से तो इमरान खान के क्रेडिट में चीजें हैं, शौकत खानम जैसा हॉस्पिटल है, चौधरी फजल रहमान, फलाना आदमी, मैं 10 नाम आपको गिना दूं, वो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो पता चले, हमें अंदाजा होगा कि लोग मौजूद है। लोग 22 करोड़ आवाम में बेपनाह टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड भी हैं, दिमाग भी रखते हैं, ज़हीन लोग हैं। और मैंने आपसे पहले कहा कि हर शोबे में आज पाकिस्तान में एटम बम क्या बाहर से किसी ने आके बनाया? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोगों ने, डॉक्टर मुबारक समद जैसे लोगों ने नहीं बनाया क्या? मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने वो काम भी किया है। और जो थंडर जो तैयारे बनाया सर जी, वक्फा आ गया मुझे, मैं वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे लोग भी जो है ना वो मौजूद थे, अपनी जिंदगी को अवाम के नाम पे, और दूसरी बात है कि उन्होंने अपनी जात के लिए, आपको आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता, सारी दुनिया जानती है, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या वो नहीं कर सकते थे, क्या वो नहीं कमा सकते थे? जी एक वक्फा ले लें, फिर आपसे जरा इस हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने जिस तरह कहा है कि सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपको टैलेंटेड लोग चुनने हैं, वो प्रोसीजर कैसे शुरू होता है? आवाम सिलेक्ट करे, आवाम सिलेक्ट करे, सिलेक्ट करे, इसी नारे के साथ कि आप नए लोगों को आप जगह दें। इतने वो 22 साल की ये जो जद्दोजहद कहते हैं ना, किसी ने उन्हें वोट नहीं दिया, बहुत कोई सीट नहीं, उनको अपने अलावा। एक वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात हो रही है दोस्तों, आपसे कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बात हो रही है और किस हिसाब से उसको कम करने की सलाहियत ये हुकूमत रखती है, इस बारे में बात हो रही थी। वक्फे से पहले अमानुल्लाह साहब से मैंने चेहरों के बारे में पूछा था,
तो आज सलमा साहिबा, आप किस तरह ये कास्टिंग करेंगी अगर आपको करना पड़े कि ये वजीर आजम, सदर और ये इन मिनिस्ट्रीज में अगर ये लोग वाकई, अगर आपको लगता है उन लोगों को जो कहते हैं कि नाअहल हैं, तो कुछ अहल चेहरे जो हैं मुझे जरा वो कोई गिनवा दे, दो तीन मुझे बस, किसी को गिनवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको अगर कहा जाएगा आप भी कहेंगे कि ये मेरा ये काम नहीं है, ठीक है, मुझे कहेंगे मेरा भी ये काम है, वो लोग मौजूद है यहाँ पे, लेकिन जिनका काम है वो लोग मौजूद हैं, जिनका काम है मौजूद है, कर नहीं रहे हैं। इंसान भटका हुआ है ना। अच्छा। ना अहल, हम कहते हैं ये लोग इस काबिल नहीं है, बैठे हुए हैं ना उस कुर्सी पे, सालों से हुकूमतें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, करप्शन हो रही थी। बात कहां आती है, हम करप्शन से हट जाएं और सिंसियर से पाकिस्तान के लिए काम करना शुरू करें, अपनी आवाम के लिए काम करें। तो इसका सबसे आसान हल मुझे जो नजर आता है वो चेक एंड बैलेंस है। आप अपनी यूथ को यूज करें और चेक एंड बैलेंस लेकर आए। इमरान खान साहब मतलब अपने मशीरों के इर्द गिर्द भी, आपके पास तो इस वक्त हुकूमत है, आप इस वक्त पोस्ट में हैं, आप ये काम कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस के लिए नई पौध को तो लेकर आए, नई यूथ को तो लेकर आए, लेकिन प्लीज वो यूथ पार्लियामेंटेरियन की बात नहीं करी जो ये सोचते हैं कि हमें 2-2 साल के लिए फर्स्ट सिटीजन राइट सीखने के लिए बाहर जाना। हम अपनी ही यूथ को ये सिखा रहे होते हैं। हम कहाँ सही हैं? जहां हम बात करते हैं बहरान की, कि बहरान आया है, वहां ये बात फहीम ने की, मसनूई बहरान भी आया, मसनूई बहरान भी बोलते हैं कि जी आया हुआ। इसी तरह जहां कहा गया कि लोगों के पास ताकत खरीद है, वो दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल बेशक टैक्स दिया है, लेकिन उस पैसों में से दिया है जो पहले कमाए थे, अब नहीं कमाया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये कि पाकिस्तान में इतनी सेल कभी नहीं लगी, 70% सेल, 50% सेल कॉन्स्टेंटली लगती चली जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है। इसका मतलब है कि कुव्वत खरीद कहां बैठी हुई है? लोग नहीं खरीद रहे हैं तो वो सेलें लगा लगा के बेचने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं भी नहीं देख रहे। लेकिन आपको ये बात देखनी है कि जहां मसनूई चीजों का बहरान लेकर आया जाता है, आप उनको कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए आपको चेक एंड बैलेंस करना है। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप कहां पर गलती कर रहे हैं, उसका चेक एंड बैलेंस अवाम को करना है, अवाम को साथ मिला लीजिए। सही है, ठीक है। देखिए, अभी वक्फे से पहले हम यही बात कर रहे थे कि जितने भी मसाइल का सामना हुकूमत को करना पड़ा है, उन्होंने ये कहा कि ये मसनूई तरीके से वो जो दूसरी ताकतें हैं वो ये कर रही हैं। हमने डॉलर की कीमत से, स्टॉक एक्सचेंज से लेके, ये टमाटर से लेके, ये टमाटर तो नहीं खैर, ये अभी आटे की बारी आ गई, इन तीनों बड़े मसाइल के ऊपर यही कहा है कि ये मसनूई तौर पे दूसरी ताकतों ने ये सारा कुछ कर दिया। मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कि आपके पास मतलब कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि ये कोई भी 2, 4, 6, 8 या 10 लोग या एक ग्रोह या एक पार्टी जो है या एक भीड़ हजूम जो है वो पकड़ के आपका बुरा हाल कर दे और आपको जो है ना पूरी आवाम जो है ना उसके नुकसानात जो है बर्दाश्त करने पड़े। खैर, कॉलर हमारे साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, मैं सफदर बात कर रहा हूँ। सफदर साहब, कहाँ से कॉल किया आपने? पिंडी से। इस वक्त मैं वैसे बेरगाजी खान का मनामदानी शहर का हूँ सर। जनाब क्या कहेंगे? गुर्बत के हवाले से सर देखिए, जो गरीब बंदा है, मैं 4 दिन से तकरीबन नाश्ता हो गया, मैं काम से फारिग बैठा हूँ, रगड़ी का काम करता हूँ। देखिए इतनी महंगाई होगी, मटेरियल महंगा हो गया, हर शय। देखिए गरीब किधर जाएंगे? फिर मेरी अपनी जगह नहीं है, किराए के ऊपर मकान लिया है, 5000 रुपये किराया है उसका। अब देखिए उसके साथ मैं कहाँ से रोजी करूं, किधर से ले? फिर कहते हैं आप डकैती करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं ये दहशतगर्दी लोग करते हैं, डकैतियां हो जाती है। कहाँ से? गुर्बत ही कराती है ना, पेट ही कराता है, जो आपको लगा हुआ है, जो मुझे लगा हुआ है सर। सही ये सोचे इमरान खान ने वादे किए, सारे झूठे हो गए। और फिर कहते हैं जी फिलानी जगह पे ये जो है ना पुलिस के ऊपर फायरिंग की, फिलाने बंदे ने की। कहाँ से होती है? यहाँ से गुर्बत से शुरू होती है। फिर पेट की वजह से लोग मोबाइल छीनते हैं, लोगों से डकैतियां मारते हैं। इस वजह से आप कहते हैं फिलान जगह पे बंदा मर गया, दहशतगर्द था, वो फिलान जगह पे डकैती कर रहा था, वो मर गया। लेकिन आप देखिए सर, गरीब ये काम करता है छिकड़ जाके, तंग हो गए। ठीक, अच्छा, आपको लगता है कि ये जो हुक्मरान है ये पाकिस्तान का नसीब जो है बदल सकते हैं, सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं? इस वक्त इनके अंदर सलाहियत मौजूद है? एक आप आम आदमी है ना, मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मेरी जी सर, ये बदल सकते हैं। ये अच्छा। एक चीज मैं बता दूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी वजीर आजम के, किसी बादशाह के खिलाफ नहीं हूँ। मैं अवाम हूँ, गरीब कसम से। मैं हफ्ता हो गया, 1.5 हफ्ता हो गया, मैं फारिग बैठा हूँ, सोया रहता हूँ। आप अभी तक सुबह का नाश्ता नहीं किया, आप समझ रहे होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। सफदर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। मेरा जवाब आपको देखिए, मैंने जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरे पास मैंने आपसे कहा था कि 1.5 करोड़ आवाम इस वक्त रोजाना भूखी सोती है, और आपकी इस बात, टेलीफोन ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जब सिलेक्शन आवाम के हाथ में हो गया तो वो फैसले सही करते हैं।
इज्तिमाई फैसले कभी गलत नहीं होते। 7 करोड़ वोटर है इस मुल्क में, 22 करोड़ अवाम के नसीब का दारोमदार 7 करोड़ अवाम के हाथ में दे दें, उनको सिलेक्ट करने दें, और जो लोग उनके पास जाएंगे डेफिनेटली अपने प्रोग्राम लेकर जाएंगे, जो पार्टियां प्रोग्राम लेकर जाएंगी। आप अवाम के ऊपर भरोसा करें, उनको उन लोगों को इलेक्ट करने दें। अब जब वो लोग इलेक्ट होके आएंगे, जो कि डायरेक्ट अवाम उनको इलेक्ट करेगी, तो वो टैलेंटेड लोगों को अवाम इलेक्ट करेगी। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, इलाकों में, मोहल्लों में, शहरों में, विलेजेस में, वो जानते हैं कि कौन सा आदमी कितना काबिल है, कितना टैलेंट है। उनका इज्तिमाई वोट जब पड़ता है तो वो जज्बाती वोट नहीं होता, वो दिमाग का वोट होता है। वो उनकी, ये लोग जानते हैं कि हमारे हालात कौन दुरुस्त कर सकता है। जब ऐसे लोग हुकूमत में आएंगे जिनको जो है जिनको लाया जाता है, तो वो सूरत हाल बहुत खराब होती है और ऐसी हालात पैदा होते हैं जो आज पैदा हो रहे हैं। अगर अवामी ताकत से लोग आएंगे, आपके साथ मुल्क में है ना, दिल्ली के अंदर आम लोग अवाम की ताकत से नहीं आए हुए लोग, ये आपके सामने है कि कौन सी अवाम की ताकत, कोई अवाम की ताकत होती तो आज आपके क्या ख्याल है कि आज मुल्क के हालात ऐसे रहते? अच्छा, सिंध बताइए, जो सिंध सरकार है, मैं माफी चाहता हूँ, ये क्या अवाम की ताकत से नहीं आई? सिंध सरकार भी देख रहे हैं, सिंध सरकार। आप मुझे बताएं ना कि ये जितने वडेरे हैं, जितने सियासतदान हैं, जो शाह साहब, बड़ी जिन लोगों को वोट देके लाया गया, अवाम ने लाया। वडेरा किसी उसके जो किसान है उसके बेटे को कैसे अपने सामने खड़ा करने देगा? यहाँ तो फिर मुझे बताया ना, तो अब किस अवाम की बात कर रहे हैं कि ये प्रोसीजर आप आधे घंटे में, 1 महीने में चाहते हैं कि कितना बदलाव आ जाए, अवाम के सेंसिबल हो जाए? गाँव में लोकल जेलें हैं वडेरों की, सरदारों की, मलकों की, खानों की, जान छुड़ाने के लिए आपको इस अवाम को मुतहद होके मैं एलीट क्लास के खिलाफ निकलना होगा। किस अवाम? वो जो किसान, जिस किसान की बात कर रहे थे, ये अवाम मुतहद होगी। साहब का ये फोन आया जिसने कहा कि मैं पिछले 1 हफ्ते से बेरोजगार हूँ, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया है। हाँ। ऐसे उसके आज जैसे नदीम नाम के बंदे ने रात को खुदकुशी की, 3 दिन से उसके 3 बच्चे भूखे थे। कुछ दिन पहले कोरंगी में खुदकुशी हुई है, उसके बच्चों ने कहा गरम कपड़े चाहिए, उस बेचारे ने खुदकुशी कर लिया। बाज लोग तो बगैर जिनकी बातें भी रिपोर्ट नहीं होती, घर में मर जाते हैं। तो ये देखे ना, अगर हम इसको यही कहते रहे कि यार ये लोगों को साथ जो है क्या ये ये लाया गया है, ये पैदा करना बुरान है? नहीं, ये बुरान प्लानिंग नहीं सही की गई, सिस्टम राइट मैन फॉर द राइट जॉब सही नहीं किया गया। हमें जो है ना उस कर्जे पे कर्जे ले लिया गए, सूद जो 13.75% कर दिया गया। तो महंगाई ने तो यहाँ पे महंगाई ने तो वो लेना था आपकी प्लान। देखिए, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अवाम से मतलब ये इनकी भी राय जानते हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सॉरी, लोकल गाड़ियां मिला करती थी, वो बंद हो गई। शॉर्ट रखे। मुझे अपना सलमा साहिबा से जो है वो इस हवाले से जानना है। सलमा जी, आप क्या कहेंगी, क्राइम रेट जो है वो उसके बढ़ने का कितना खदशा है इस वक्त? आप क्या सोचती हैं, जरा ये बताइए। आपको पता है, जिस टाइम एक बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि बड़े बूढ़े कहते थे सियासत के अंदर कि अवाम से रोटी छीनो, आधी करके छीनो, उनका नवाला मत छीनो। जब नवाला मुंह से निकलेगा ना तो अनारकी फैलती है, अफरा तफरी फैलती है, इनकलाब फैलता है, लूट खसूट बढ़ती है, यही चीजें होंगी। अब जब मेरे बच्चे के पास रोटी नहीं होगी, अपने लिए तो इंसान कर लेता है, मेरे पेट में दाना नहीं है, कोई बात नहीं, मैं गुजारा भी करूं, बड़े हैं। जब औलाद के ऊपर आती है बात तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो अभी आपने कहा कोरंगी में गर्म कपड़ों के लिए बच्चों ने मांगे हैं तो बंदे ने खुदकुशी कर ली। आपने कभी ये सोचा उसकी कंडीशन क्या होगी, वो किस लेवल पे आएंगे? एलीट क्लास के बारे में जो बार बार बात कही जा रही है, अब आएंगे उस बात पे कि हमें करना क्या चाहिए। आप और मैं क्या कर सकते हैं भाई? हम यहाँ बैठ के बोलेंगे हुकूमत के कान पे जू नहीं रेंगेगी। ये हुकूमत वही है जो सारी आवाम ने लड़कर भिड़कर घरों से निकलकर औरतों ने बच्चों ने वोट दिए हैं, सब ने। लेकिन यह है कि क्या हुकूमत को यह इस बात का अंदाजा है कि घर घर में हो क्या रहा है? खान साहब, इस वक्त अगर एक बंदा भी भूखा सोता है ना तो अगले जहान में खबर आपको देनी पड़ेगी, जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन हम इस चीज से बिल्कुल बेखबर हो चुके हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई चीज गलत हो रही है, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। अच्छा, जहां तक हम बात करते हैं, मैं अब आवाम से बात करूंगी, जहां तक हम बात करते हैं हुकूमत की, हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत नहीं, हम अपने घरों में क्या कर रहे हैं? मैं हर दफा एक बात कहती हूँ, क्योंकि बींगा फीमेल, एक घरेलू औरत होने के हिसाब से मैं ये बात कहती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? आटा नहीं मिल रहा, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, तो हम जवाब ढूंढते हैं, हम अपने अपने घरों में कहते काम करते हैं। अमानुल्लाह साहब बार बार एलीट क्लास की बात करें, सब अपनी मेहनत से भी बने होंगे, उनमें से बहुत से लोग हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ जो स्क्रैच से बने हैं,
लेकिन वो लोग काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितनी एलीट क्लास है, उनसे मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बात में देखें, अगर आप पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं, अवाम का साथ देना चाहते हैं, अपने हिस्से का तो काम कर लीजिए। इस तरफ तो देखिए, हमारे पास पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स हैं जो काम करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट, लेकिन कसम से फहीम अब उन पॉकेट्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया। सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं काशिफ बात कर रहा हूँ सर। काशिफ, कहाँ से कॉल किया आपने? कराची से। कराची से। क्या कहेंगे सर? यही कहेंगे कि ये जो मौजूदा हुकूमत जो नारा लगा के आई, इसमें तो अवाम का ही मतलब बेड़ा गर्क करके रख दिया। देखें, टमाटर, आटा, मजीद चीनी, यानी कि जो गरीब तबका है वो तो बिल्कुल पिस चुका है। अभी आपकी नजर में क्या हल क्या होना चाहिए? आपकी नजर आप मतलब क्या डिमांड चाहते हैं, या आप क्या चाहते हैं कि आपकी जो आवाज है या आपका जो आपके पास जो एक हल है उसका वो हुकूमत तक पहुंच जाना चाहिए? तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम तो यही इस हुकूमत को कहते हैं कि अगर आप 5 साल नहीं, अल्लाह करे आप मजीद 5 साल लें, लेकिन कम अज कम ये जो अजनास है इसको तो आप सस्ता रखें ना, क्योंकि अगर गरीब खाएगा तो वो आपके बारे में सोचेगा ना। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। पूरे डेलीगेशन ने बात की, एफपीसी से आए और इन सब ने, जितने बिजनेसमैन हैं उन्होंने जाके बात की। बात ये थी कि आप टैक्स मांग रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप हमें क्या चीज, रिलीफ क्या दे रहे हैं? कुछ तो इतनी चीजें सस्ती कर दें कि हम कमाने वाले बने और आपको भरपूर टैक्स पे करते रहें। कुछ तो ऐसा करें। जब आपको टैक्स मिल रहा है, आप कह रहे हैं इतना टैक्स आया है और इतनी आवाम ने उठकर अप फ्रंट खड़े होकर टैक्स दिया है, मतलब लोगों की शरह बढ़ गई है, तो फिर चीजें सस्ती क्यों नहीं होती? देखिए, कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आपने साजगार सूरत हाल आज तक दे ही नहीं सके जब से आप आए, बल्कि जो लोग पहले भी काम कर रहे थे उन सारे लोगों ने हाथ पीछे कर लिए। उन्होंने कहा नहीं, अगर जिनके पास पैसे हैं उन्होंने पैसे रखे तो पकड़े जाएंगे, और जिनके पास पैसे नहीं थे, जो रनिंग पे काम कर रहे थे, वो वैसे ही उनकी इतनी पसली नहीं रही कि वो काम को आगे बढ़ा सकें, बल्कि जहां पे था वहां पे सस्टेन भी कर सकें। ऐसी भी सूरत हाल है। आप किसी भी शोबे में बात करें, आप गाड़ियों के शोबे में बात कर लें, वो लोग रो रहे हैं। आप बात कर लें रियल एस्टेट के बारे में, वो लोग बाकायदा रो रहे हैं। आप बात कर लें कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मतलब आप किसी भी चीज के बारे में बात करें, वो कहेंगे कि भाई मामला ही खराब है। हम ज़राई मुल्क हैं। ज़राअत के हवाले से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई यहाँ पे एक दो लोगों से, जो ये सारी जिनका काम ही सारा ये था खेती बाड़ी का और सारा, वो कहते हैं कि हम सर पकड़ के बैठ गए। एक तो हमें कुदरती तौर पे बारिशों वगैरह ने, पानी ने हमें नुकसान पहुंचाया हुआ, दूसरी बात हर चीज महंगी हो चुकी है। बीज महंगा हो गया, खाद महंगी हो गई, मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, हम तो मर गए। फिर ऑब्वियस है लेबर भी पैसे ज्यादा मांगेगी। तो जब ये सारा कुछ होगा तो आपने डायरेक्टली अवाम को पहले कुछ नहीं कहा। इन्होंने पहले ये कहा कि हम बिजली महंगी कर रहे हैं, हमने वो जो अवाम के जो बिल्कुल गरीब अवाम है ना, उनको नहीं कोई नुकसान पहुंचना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 सब्जियां, फ्रूट, आटा तक, अब क्या और क्या रह गया पीछे? क्या करेंगे ये? अब चीनी का बना लाने वाला है। चीनी का बना आपके इस वक्त 85-90 पे पहुंच गई है, और ये 10-15 दिन के अंदर 100 रुपए में पहुंच जाएगी। मैं ये कह रही थी कि जब ये गवर्नमेंट आई थी ना, तो एक बात चली हम घरेलू खवातीन के अंदर कि यार ये क्या हो गया, हर चीज महंगी होगी, समझ नहीं, हर कोई रो रहा है, ठीक है, जो दुकानें तोड़नी शुरू कर दी, जगह साफ करनी शुरू, हर चीज एक साथ स्टार्ट कर दी। तो मैंने एक बड़े हंसते हुए मिसाल दी थी, या आपके शो पे भी दी थी। मैं कहा वो एक घर साफ करना होता है ना, तो घर के अंदर से सारे कमरे माँ ने एक दफा साफ करने शुरू कर दिए, और जो बचा हुआ खाना था ना वो भी उठा के फेंक दिया कि फ्यूमिगेशन करने लगे, इसको भी कीड़ा लग गया, वो भी निकाल दिया। अब बच्चे भी सारे दिन के 2 दिन के भूखे हैं, फ्यूमिगेशन भी सारी कर दी है, घर भी सारा सामान बाहर है, हिम्मत ही नहीं रहेगी रोटी खाने की। रोटी आएगी तो खाएंगे ना। तो एक साथ मेरी अपनी एक लॉजिक है, मैं हमेशा कह देती हूँ माजरत के साथ, लेकिन एक घर से स्टार्ट करते हैं बात, तो शायद समझ में आसान आती है। मुझे लगता है अगर आप काम ही कर रहे थे, आपने सारे अदारे एक दफा खोल दिए, हर चीज एक दफा, और हम इतने भरपूर तरीके से मार खा गए कि जिसकी यानी हमारे सबकी कमर एकदम टूट गई। वो गैर कानूनी तजावजात वाले जो लोग थे, अब देखिए उनको हटाया वहां से, वो अपनी झोंपड़पट्टी वहां से उनकी खत्म हुई, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं। लेकिन एक बात है, जब ऑर्डर्स आए थे कि अच्छा जी तोड़ दें, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गलत किया, कौन गया उनके पास यार? नहीं, अच्छा उनको देखिए, मैं कुछ और नहीं, वो बात नहीं, आपने उठा दिया उन्हें, जिस काम के लिए उठाया वो काम पूरा किया, वो भी नहीं हुआ। जब वो भी नहीं हुआ तो उन लोगों को तो यही मैं कह रही हूं ना कि आपने सफाई शुरू की है, ये हमेशा होता है भाई।
आपने सारे कमरे खोल के रख दिए तो गंद और पड़ जाता है। हाँ, इधर से भी कर लो, उधर से भी कर लो, तो एक एक करके करते, तरीके से करते तो मैनेज हो जाता। 50 लाख घर भी नहीं दे सके, वो उसका भी वो सिरे से कोई कहां से देने थे। अमानुल्लाह साहब, आखिरी सिर्फ 2 मिनट है। मुश्किल है इस वक्त जो सूरत हाल जिस मौजू को हम छेड़ चुके हैं, मगर आप थोड़ा ब्राइटर साइड पे और थोड़ा मुस्बत अंदाज में कोई मशवरा अगर आप एक आध लाइन में देना चाहें हुकूमत को तो प्लीज वो दे दीजिएगा। मेरा तो ये मशवरा है कि जो टैक्सेस इस वक्त हुकूमत ने बेपनाह बढ़ाए हैं उनको फौरी तौर पर कम किया जाए। खास तौर पर पेट्रोल पे जो 67 रुपए गवर्नमेंट ले रही है, वो ही अगर एक टैक्स गवर्नमेंट वापस कर दे तो उसके पास 85% टैक्स जो डायरेक्ट सोर्स से मिलता है, वो तकरीबन 5,000 अरब का टारगेट है। अगर 85% डायरेक्ट सोर्स से मिलता है तो 4,500 अरब के टैक्सेस गवर्नमेंट को बगैर किसी FBR के मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अपने खर्चे खत्म करे, जो वजीरों की फौज जफर मौज है उसको खत्म किया जाए। उनके ऊपर जो तनख्वाहें उनकी हैं, उन पर जो अखराजात आ रहे हैं, जो बैरूनी दौरे हो रहे हैं, ये कम से कम हो ताकि मुल्क के पर इसका असर अखराजात कम किए जाए अवाम के हक में। ठीक है सलमा जी, आपका बेहद शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवाम परेशान है और इस बात का अंदाजा हम सबको है, हम खुद अवाम है और आपकी कॉल से भी ये बात सारी वाज़ेह कर दी है। हुकूमत से अपील है, हमारी दरखास्त है, ये हाथ जोड़ कर दरखास्त करते हैं कि ज़राअत और सनत के शोबे को थोड़ा सा आसान बनाए, मौके वहां पे पैदा किए जाएं ताकि अवाम का कोई फायदा हो सके और अवाम के लिए महंगाई का कोई ना कोई तोड़ ढूंढा जाए। अगर ये ना टूट सकी तो फिर सब कुछ टूट जाएगा। अवाम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। फहीम अब्बास को, न्यूज़ कैफे टीम को दें इजाजत। अब दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।